Shanti. Am I audible? Yes, teacher. Yes. Okay. वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन पे। सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सभी अपना वीडियो जरूर ऑन करें। आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत ही इंटरैक्टिव होने वाला है और इंटरैक्शन का मजा तभी आता है जब हम आमने सामने होते हैं। तो क्यों ना हम जूम पर ही आमने सामने हो जाएं। आमने सामने होने के लिए एक दूसरे का फेस दिखना बहुत जरूरी होता है ना दोस्तों। तो कृपया आप सभी अपना वीडियो जरूर ऑन करें ताकि हम सेशन का पूरा लाभ उठा सके और इंटरैक्शन करने में आपको और हमें दोनों को बहुत ही आनंद आ सके। ठीक है। और उसके अलावा एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने साथ एक पेन और डायरी जरूर लेके बैठें ताकि आज के सेशन से जो भी टिप्स आपको मिले वो आप नोट डाउन कर सकें। ठीक है। अगर आपके पास डायरी एंड पेन है तो बहुत अच्छा, वरना आप फटाफट जाइए और अपने साथ एक डायरी और पेन जरूर लेके बैठें। ठीक है। ओके। फिर से आपका स्वागत करेंगे आज के सेशन में। जैसे कि हम जानते हैं आज का सेशन जो है वो एंगर के ऊपर है। कहीं पर ना दो लाइंस बहुत अच्छी मैंने पढ़ी थी जो आपके सामने में रखना चाहूंगी कि तूफान और क्रोध, तूफान और क्रोध से होने वाले नुकसान का पता तभी लगता है जब वो शांत हो जाता है ना। कहीं ना कहीं हम सब अनुभवी हैं इस बात के। कई बार जोश में हम अपना होश खो बैठते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं या ऐसा बोल देते हैं कि जिसका हमें बाद में बहुत पछतावा होता है ना। हम सबको इस बात का कहीं ना कहीं अनुभव जरूर है दोस्तों। तो आज का सेशन हम इस पर ही रखे हैं कि हम कैसे वो टिप्स एंड ट्रिक्स सीखें कि हमारे कर्म में और हमारे बोल में वो चीजें ना आए जिसकी वजह से हमें फिर आगे पछताना पड़ सके। ठीक है। तो इसी बात पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर कल्पना भंडारी जी। दीदी आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के सेशन पर। दीदी के बारे में कुछ आपको बताना चाहेंगे। दीदी एक स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, साथ साथ वो ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग के हेड हैं। वो विहासा विहासा का फुल फॉर्म है वैल्यूज इन हेल्थ केयर और स्पिरिचुअल अप्रोच की कोर कमिटी मेंबर भी हैं। उन्होंने विहासा पर इंडिया के साथ साथ नेपाल में भी बहुत सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट की हैं। वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली स्पीकर हैं जिन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पर 1500 से भी ज्यादा स्पीचेस डिलीवर किए हैं। उन्होंने मेंटल काउंसलिंग द्वारा बहुत से लोगों को, चाहे वो बच्चे हो या बड़े, सभी को एक खुशहाल जीवन जीने की कला सिखाई है। दीदी जी लास्ट 35 इयर्स से राज योगा, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को प्रैक्टिस कर रही हैं। तो आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि दीदी हमारे साथ हैं। और दीदी आज हमें ये सिखाने वाले हैं कि कैसे हम ये क्रोध रूपी भूत को अपने अंदर से भगा सकें। तो आइए दीदी से सीखते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इसके बारे में। दीदी फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू दीदी। थैंक यू सुनीता जी। मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है। बहुत अच्छा। ग्रुप में सभी मेंबर्स को मैं फिर से एक बार स्वागत करना चाहती हूँ। मुझे खुशी है आप सभी से मिलकर। मैंने सुना है आपके ग्रुप के बारे में, बहुत लंबे समय से आप इस ग्रुप में एक साथ मिलकर कई विषयों पर आपने ज्ञान प्राप्त किया है और उसको अपने जीवन में धारण भी किया है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत इस बात के लिए अभिनंदन करती हूँ कि आप बहुत शिद्दत से ग्रुप के साथ जुड़कर जो भी प्रैक्टिसेस ग्रुप के साथ की जाती है आप करते रहते हो। तो आज का हमारा सब्जेक्ट गुस्से के ऊपर है, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी कि आपको मैं स्वागत करूं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए। हम सभी चाहते हैं कि हेल्थ हम सिक्योर करें और हमारी लाइफ हेल्दी हो। तो हेल्थ की हम सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है, हम अपनी तरह से समझते हैं हेल्थ को, लेकिन हम आज थोड़ा सा
उसको अच्छी तरह से समझेंगे कि स्वास्थ्य किसे कहा जाता है, और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से स्वास्थ्य की परिभाषा ओवरऑल वर्ल्ड के लिए क्या की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। कहा जाता है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। अभी लेटेस्ट इसमें स्पिरिचुअल वेलबींग का भी ऐड किया गया है, और केवल किसी बीमारी या किसी कमी की पूर्ति नहीं, लेकिन अनुपस्थिति नहीं, लेकिन ये चारों ही एस्पेक्ट में हम स्वास्थ्य का अनुभव करें। तो संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति, ना केवल बीमारी व दुर्बलता का अभाव। फिर हम चलते हैं मेंटल हेल्थ की तरफ। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? जैसे आपने संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा देखी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अनुभव, वो है संपूर्ण स्वास्थ्य। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य क्या है? तो it is a state of well-being in which the individual realizes his or her abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and can contribute to his or her community. It likewise determines how an individual handles stress, interpersonal relationships and decision making. आप सभी के लिए जो इंग्लिश नहीं समझते उनके लिए हिंदी में भी लिखा है। मानसिक स्वास्थ्य कल्याण की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास होता है कि मेरे पास कौन सी क्षमताएं हैं। वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है। जीवन में हमारे कई छोटे बड़े हर रोज समस्याएं आती हैं, और उस समय हम टेंस्ड होते हैं, टेंशन आता है या तनाव महसूस करते हैं, तो उसका हम सामना कर सके, उत्पादक और फलदायी रूप से काम कर सके। जो भी काम हम करते हैं उसका कोई निश्चित खुद के और सर्व के कल्याण के लिए या बेनिफिट के लिए उसका कोई परिणाम हो, और अपने समुदाय में भी योगदान दे सके। कहते हैं ना, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो हम समाज में रहते हैं। हमारा सबसे पहला समाज शुरू होता है हमसे। तो हम शरीर और मन के साथ अपने इस स्वास्थ्य की ध्यान रखें। साथ साथ हमारा दूसरा समाज है हमारा परिवार, फैमिली, उसमें भी हम बहुत अच्छा योगदान दे सके। और तीसरा हमारा समाज है जिसमें हम रहते हैं, तो वहां पर भी हमारा योगदान नियमित रूप से हो। इसी तरह से यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति तनाव, पारस्परिक संबंधों और निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे संभालता है। हम सभी जानते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी ना कभी निर्णय लेना, कभी ना कभी नहीं, रोज कई सारे छोटे बड़े निर्णय हम लेते रहते हैं। उस समय पर हमारी निर्णय क्षमता किस तरह की है। तो आज हम मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य को तो देखा, आज विशेष हम ये देखेंगे कि कितने प्रकार से हमारा मानसिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब होता है, क्या क्या निशानियां हैं, किस किस तरह से हम महसूस करते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हमें मदद की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम कुछ सामान्य कॉमन मेंटल हेल्थ चैलेंजेस लिखे हैं जो अक्सर हम फेस करते हैं। सबसे पहला है गुस्सा, है ना। गुस्से को हमने सबसे ऊपर का स्थान दिया है। तो गुस्सा क्या है ये भी हम धीरे धीरे समझेंगे। दूसरी है एंजाइटी। एंजाइटी को हिंदी में कहते हैं चिंता या व्यग्रता, अर्थात बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चिंता करते हुए, और उसके साइंस और सिम्टम्स भी देखना, जैसे कभी जल्दबाजी में होना या हार्ट बीट फास्ट होना या फिर पसीना आना, घबराहट महसूस होना, ये एंजाइटी की निशानियां हैं। गुस्सा, एंजाइटी और फिर एडिक्शन। हम देखते हैं
कि आज हमारे समाज में व्यसन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, खासकर युवाओं में। युवाओं में व्यसन बढ़ता जा रहा है। अलग अलग चीजें हैं, आप सभी जानते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन एक नए प्रकार का व्यसन हम सभी को मिला है। वो देन है हमारे इंटरनेट के जमाने की, जो हम सबके हाथ में वो व्यसन आ गया है और हम सब उसके अधीन हो गए। एक छोटा सा 8-9 इंच का वो इंस्ट्रूमेंट हमें अपने अधीन कर देता है और उसका हमें इतना व्यसन लग जाता है कि रात में सोते हुए भी हम देखते हैं, ऐसा ढूंढते हैं कि हमारा मोबाइल कहाँ है। वो कहीं चार्ज ना हो मोबाइल, और अगर चार्जर अवेलेबल ना हो तो कितनी एंजाइटी होती है, कितना टेंशन होता है। यहाँ मेरे पास, मैं काउंसलर हूँ ग्लोबल हॉस्पिटल में, तो बहुत सारे बच्चे, युवा आते हैं जो व्यसनों से मुक्त होने के लिए यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो जब उनको मेडिसिन पर रखा जाता है तो हम उनके कमरों में जाकर देखते हैं कि क्या हालत है। तो नींद और नशे की हालत में भी, मतलब मेडिसिन के नशे के हालत में भी, उनके हाथ अपने तकिए के नीचे जाएंगे या पैंट के पॉकेट में चले जाएंगे या फिर कहीं छुपी जगह पर, वो जहां छिपाते थे वो व्यसन को, उस दवाई को, या वो जो जिसका व्यसन है, उसे मैं नाम नहीं लूंगी, उन चीजों के हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, बट वहां उनके हाथ जाते थे। उसी तरह से हम भी अननोइंगली, बिल्कुल सोफेस्टिकेटेडली हम मोबाइल के अधीन होते जा रहे हैं। तो व्यसन बहुत बड़ी मानसिक समस्या है जिसको हम बाद में चर्चा में लाएंगे। अगली बात है तनाव, स्ट्रेस। ये तो फाउंडेशन है हर प्रकार की मानसिक अस्वास्थ्य का। तनाव सबसे पहला कारण है, फाउंडेशन में है। जब बहुत ज्यादा हम चिंता करते हैं और उस डिफिकल्ट सिचुएशन को, जो भी हमारे सामने परिस्थिति है, उसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं और चिंता अधिक बढ़ती है, तो वो तनाव का रूप लेती है। और तनाव के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। फिर आता है नंबर डिप्रेशन का। तो हम में से हर एक व्यक्ति ने कभी ना कभी अपने जीवन में डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड को अनुभव किया होगा। हमें उदास लगता है, निराश लगता है, हताश लगता है, अकेलापन महसूस होता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। कभी कभी मन में आत्महत्या के भी विचार आते हैं, कुछ भी मन नहीं लगता। अब कभी कभी ऐसा हो, कुछ दिनों के लिए हो, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये 2-3 हफ्ते तक लगातार ये स्थिति अगर रहे तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। और फिर डिप्रेशन के बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। और लास्ट में है कि आपसी विरोध, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं। आपस में रिश्तों में दरारें आती हैं। बहुत सारे करीबी रिश्ते हमारे परिवार में भी, भाई भाई हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, माता पिता और बच्चे हो, उनके बीच में भी संबंध ठीक नहीं रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती है। और उसका परिणाम केवल उस व्यक्ति पर ही नहीं होता है, लेकिन सारे परिवार पर होता है। तो इस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। कल ही मैं एक कुमारी से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई को व्यसन है ड्रग्स का और बहुत गहराई तक चला गया है, वो हमसे दूर हो गया है, निकल कर चला गया है कहीं, और वो व्यसनों में अधीन हो गया, कैसे छुड़ाए। तो मैंने कहा क्या कारण हुआ। तो उन्होंने बचपन से पूरी कहानी बताई कि बचपन से उनके माता पिता में लड़ाइयाँ होते हुए उन्होंने देखा, आपस में कभी भी उनके घर का वातावरण शांत नहीं रहा, स्टेबल नहीं रहा, प्यार भरा नहीं रहा। तो उस कमी की वजह से बच्चों में कई सारे ऐसी आदतें हो जाती हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में ऐसी कोई कमी आ जाती है कि जिसको फिर कई सालों तक कोशिश करने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो हमने देखा कि कॉमन मेंटल हेल्थ चैलेंजेस क्या होते हैं। एंगर, एंजाइटी, एडिक्शन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और
आपसी वैर विरोध या कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसको हम कहते हैं टकराव। तो ज्यादा जानकारी हम बाद में लेंगे, लेकिन आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे एंगर। आज हमें गुस्से को समझना है। कहते हैं ना, एंगर इज वन लेटर अवे फ्रॉम डेंजर। गुस्सा एक खतरनाक बीमारी है। तो हम में से कितने लोग हैं जो समझते हैं कि हमने कभी भी गुस्से का अनुभव नहीं किया है? कोई नहीं। और कितने लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा आता है? यस और नो कमेंट्स में लिखे। हाँ, लिखे कमेंट्स में यस और नो, ताकि हमें पता चले हाँ कि कितने लोग हैं जो कहते हैं कि गुस्सा आता है, किसी ना किसी रूप में आता है। और आज हमें गुस्से को समझना है, अच्छे से समझना है। लिख रहे हैं कमेंट्स में? कमेंट्स आ रहे हैं? लिखिए, कमेंट्स में लिखिए। सुनीता बहन देखिए, जी, कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत जनों ने यही लिखा है कि सभी का यही एक्सपीरियंस है कि गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, बहुत अलग अलग प्रकार से आता है। तो आज हम गुस्से को समझेंगे। तो अब पहली एक्टिविटी हम करते हैं। अगर सबके पास पेन और पेपर है तो थोड़ा सा हम आराम से बैठेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब है थोड़ा सा अपने जीवन को पास्ट में जाकर देखेंगे। ठीक है? हाँ, हाथ खड़ा करें। सभी लोग रेडी हैं? हाँ जी दीदी, हम हाँ, शुरू रेडी है ना? ओके, चलिए। तो पेन आपने लिया है और थोड़ा सा अभी हम शांति से बैठेंगे। ये सेल्फ रियलाइजेशन है, हमें खुद को समझना है। ओके, कुछ लोग लिख रहे हैं फास्ट फूड, वो आज का सब्जेक्ट नहीं है, उसको हम लेंगे बाद में। तो चलिए, अब आप शांति से बैठिए, गहरी और लंबी सांस लें। गहरी और लंबी सांस लें। अपने शरीर को सिर से लेकर पांव तक रिलैक्स करें, एकदम रिलैक्स, शांत। देखिए, पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना कि एक आदमी बहुत एकांत में बैठा है, तालाब के किनारे। हाँ, शांति में बैठा है और अपने बारे में चिंतन कर रहा है। अब आसपास की सारी चीजों को भूलकर खुद पर ध्यान एकाग्र करें, शांत हो जाए, गहरी और लंबी सांस ले। मैं एक एक सवाल पूछूंगी आपको, उस सवाल का आपको जवाब लिखना है। पहला सवाल है, मुझे गुस्सा क्यों आता है? Why do I get angry? हर एक का कारण अलग अलग हो सकता है। लिखिए, लिखना बहुत जरूरी है। मुझे गुस्सा क्यों आता है? क्या कारण है? जो मुझे गुस्सा आता है। लिखिए, लिखा तो हाथ खड़ा कीजिए, साइन भेजिए कि हमने लिखा। मुझे गुस्सा क्यों आता है? देखिए, पूरे पास्ट पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या कारण होता है जो मुझे गुस्सा आता है? जी, लिखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। जब कोई गलत काम करता है, हाँ, एक्सपेक्टेशन और हेल्थ रीजंस, वेरी गुड। लिखते रहिए, आप अपने डायरी में लिखिए। बच्चे जब परेशान करते हैं, वेरी गुड, यस,
लिखिए क्यों गुस्सा आता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मुझे गुस्सा क्यों आता है। जब कोई झूठ बोलता है, वाह, तब मुझे गुस्सा आता है। चलिए अब अगला प्रश्न। हाँ, जब मेरे हिसाब से नहीं होता। बिल्कुल रियलाइज हो रहा है ना क्यों क्यों आता है, कब कब आता है मुझे गुस्सा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, मुझे आखिरी बार कब गुस्सा आया था और क्यों। याद कीजिए, जब कोई धोखा देता है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बाद में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अब दूसरे प्रश्न पर जाइए। आप अपनी डायरी में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, अपनी डायरी में लिखिए, मुझे आखिरी बार गुस्सा कब आया था और क्यों, क्यों आया था। अब केवल हम उसी एक समय को याद करेंगे जब मुझे कल, परसों, एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले कब मुझे गुस्सा आया था और क्यों आया था, कारण क्या था गुस्से का, वो लिखना है। बहुत अच्छा। हाँ, किसी ने झूठ बोला, दूसरों की वजह से गुस्सा आया। अब उस प्रसंग को याद कीजिए, मुझे गुस्सा आया था, मैंने कैसे व्यक्त किया उस गुस्से को। जब मैं सही होती पर नहीं, हाँ, मेरी माँ सही होने के बावजूद भी मेरी बात नहीं मानी गई। जब बच्चे बात नहीं बताते, मुझे गुस्सा तब आया। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। अच्छा, अगला प्रश्न है, गुस्सा जब मुझे आया तब मेरे विचार कौन से चल रहे थे। किसी ने लिखा है, खुद पर भी गुस्सा आता है। मेरी बच्ची जब खाना नहीं खा रही थी तब गुस्सा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, जब मैं गुस्से में था या थी तब मैं क्या सोच रही थी, क्या विचार आ रहे थे। कुछ विचार लिखिए, जब आप गुस्से में होते हैं आपके मन में क्या विचार चलते हैं। सोच के लिखिए, आराम से लिखिए, गहरी और लंबी सांस ले जाइए उस समय में जब आपको गुस्सा आया था और याद कीजिए आपके विचार कौन से चल रहे थे। विचार लिखना है, केवल फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं, लेकिन विचार लिखना है। कौन सा विचार आया था मन में, ये ऐसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूं, क्या मेरा जीवन है, लोग मेरा कहना नहीं मानते हैं। क्या सोच रहे थे आप, विचार को लिखिए। हाँ, ये व्यक्ति मुझे गुस्सा दिलाता है। ये आपने देखा कि सामने वाले से उम्मीद है, लेकिन विचार क्या चल रहे थे मेरे में। हाँ, बच्चे मुझे सारा दिन परेशान करते, मेरा कहना नहीं मानते हैं, मैं क्या करूं, कैसे करूं। विचार कौन से आए, लिखिए विचारों को। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं कितना भी कुछ कर लूं, हाँ, सब कुछ छोड़ दूं, मुझे कोई नहीं चाहिए। हाँ, उस समय परिस्थिति ठीक नहीं थी, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं कितना कुछ इनके लिए करती हूँ, फिर भी इसको उनको किसी को मेरी परवाह नहीं, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, बात नहीं मानती। सोच क्या चल रही थी उसको लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने विचारों को पहचानना। वेरी गुड, ठीक है।
अगर आपने लिख लिया हो विचारों को तो थोड़ा सा हाथ खड़ा करें। हाँ, विचार लिख के हो जाए तो हाथ खड़ा करना ताकि मैं आगे बढ़ूं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब विचारों को हमने समझा, अब मुझे महसूस क्या हो रहा था? महसूस क्या हो रहा था? निराशा महसूस हो रही थी, हताशा महसूस हो रही थी, हाँ, लो फील हो रहा था, मन उदास हो रहा था। फील क्या हो रहा था? रोना आ रहा था, हाँ, अकेलेपन का एहसास हो रहा था, महसूस हो रहा था मैं अकेली हूं। तो महसूसता को, इमोशंस को पहचानना है। खालीपन महसूस होता है, अंदर से इरिटेटिंग फील होता है, दुखी और अशांत महसूस होता है। बिल्कुल, देखिए, रोने का मन कर रहा था। बहुत अच्छा, लिखिए क्या महसूस हो रहा था। लगता है गुस्से से ही सुनेंगे, बस घर छोड़ दूं, ये विचार था। पर महसूस क्या हो रहा था? एम्प्टीनेस लग रही थी। क्या महसूस हो रहा था? फील क्या हो रहा था? हाँ, परिवर्तन कब आएगा? उदासी, निराशा, हताशा, लो फील होना, रोना आना, इमोशंस क्या थे? कैसा महसूस हो रहा था? जैसे हार्ट में, दिल में दर्द महसूस होता है, पेट में गुड़गुड़ होता है। क्या महसूस हो रहा था? जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था। बिल्कुल, कब सब कुछ अच्छा होगा? बिल्कुल, महसूस क्या कर रहे थे? लिखिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ये ग्रुप बहुत ही अच्छा है, सब लोग बहुत अवेयर हैं। बिल्कुल, अच्छा, महसूसता के बाद नंबर आता है। अच्छा, कुछ ने हाथ उठाया है, ठीक है, हम आपको सुनेंगे थोड़ी देर बाद में। पहले हम ये पूरा कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है, मैंने अपना गुस्सा व्यक्त कैसे किया? कैसे व्यक्त किया मैंने गुस्सा? रोया, चिल्लाया, जोर से डांटा, किसी पर हाथ उठाया, खुद को हार्म किया? क्या किया मैंने? गुस्सा व्यक्त कैसे किया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। व्यक्त कैसे किया मैंने गुस्सा? लिखा आपने? ओके, तो गहरी और लंबी सांस ले। जो आंसर्स आपने लिखे हैं थोड़ा सा आंख बंद करके उनके बारे में सोचिए। मैं अपने आप को देख रही हूँ, अपने गुस्से वाली स्थिति को महसूस कर रही हूँ। गुस्से का कारण मैं समझ रही हूं कि मुझे गुस्सा क्यों आता है अक्सर। जाइए अपने भीतर और उसको महसूस कीजिए कि क्यों आता है मुझे गुस्सा। क्या सोच चलती है गुस्से के समय? थोड़ा महसूस कीजिए भीतर से। और कैसे मैं व्यक्त करती हूँ जनरली गुस्सा? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, गहरी और लंबी सांस ले। हमने बहुत सारी बातें सोची, समझी, सोच को देखा।
क्या कारण होते हैं गुस्से के पीछे? तो यहाँ पर इस चक्र में तो बहुत सारे कारण बताए हैं, लेकिन आप सभी बताएं कि जनरली क्या क्या कारण, टाइप कीजिए, क्या क्या कारण आपने आइडेंटिफाई किए गुस्से के। टाइप कीजिए, क्या कारण आपने आइडेंटिफाई किए। बहुत सारे कारण हमने देखे, इसमें कुछ बताए हैं। अकेलापन होता है, हाँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, दूसरे के व्यवहार से, तनाव से, किसी ने धोखा किया, हर्ट किया, गुस्सा आया। बिल्कुल, बहुत अच्छा, लिखते जाइए। हाँ, ज्यादा सोचने से भी गुस्सा आया। बिल्कुल, मुझे कोई समझता नहीं है इसलिए गुस्सा आया। तनाव, बिल्कुल। सो यहाँ पर कुछ कारण बता, हाँ, रिपीटेडली बोलना पड़ता है, हाँ, एक ही बात 10 बार कहनी पड़ती है, गुस्सा आता ही है। हमेशा मेरे ऊपर डिपेंड रहने से, हाँ, मुझे ही करना है, कोई कुछ देखता ही नहीं, घर में सब कुछ मुझे करना है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल, हाँ, ये है हमारा अपना अनुभव जिससे हम सीख रहे हैं। लोग हमें बहुत सारी बातें बताए कि मुझे इस कारण से गुस्सा आता है, लेकिन ये मेरा अनुभव है। जब कोई आप पर हावी हो जाता है, चलते हैं, और आप, हाँ, निराश और बेबस होते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, अच्छा, लिस्ट में है ही नहीं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं को उठानी पड़ती है घर की। दूसरे अच्छे हैं मुझसे ज्यादा, हाँ, ये क्या फीलिंग है, गिल्ट की फीलिंग है, शेम की फीलिंग है, हाँ, खुद पर, हाँ, शर्म आती है, मुझसे सब लोग अच्छे हैं, मैं क्यों ऐसी हूं, इसलिए भी गुस्सा आता है। वेरी गुड। अच्छा, इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें हैं। अब जो आपने कहा ना, दूसरे अच्छे हैं मुझसे ज्यादा, है ना, इसके गिल्ट और हर्ट और शेम, ये 3 फीलिंग्स है। गिल्ट कब होता है हमें, जब हम कुछ गलत करते हैं, जैसे कि अक्सर बाबा के बच्चे आते हैं, कहते हैं आज मेरा अमृत वेला नहीं हुआ, मुझे बहुत गिल्टी, दोषी फील हो रहा है ना। सो गिल्ट की फीलिंग नेगेटिव फीलिंग है। हर्ट होता है, किसी ने मुझे बुरा भला कहा, हर्ट हुआ, किसी ने मुझे धोखा दिया, बहुत हर्ट हुआ, किसी ने मुझसे झूठ बोला, जरूरत नहीं थी लेकिन हर्ट हुआ। और शेम किस पर आता है कि मुझसे सब लोग अच्छे हैं, मैं ऐसी क्यों हूं, शर्म आती है, शर्म आती है दूसरी के सामने अपनी कमी को महसूस करके। तो ये सारी चीजें हमें गुस्सा दिलाने वाली है। और आगे है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब है, ग्रीफ का मतलब कौन बताएगा, ग्रीफ का मतलब क्या है, ग्रीफ का मतलब क्या है? दुख है दीदी, शायद, है ना। ग्रीफ का मतलब है दुख, परंतु किसका दुख, रोना किस लिए रोते हैं हम, कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, बहुत प्रिय व्यक्ति है, और उसकी याद हम भुला नहीं सकते हैं, तो ग्रीफ मतलब रोना आता है, और वो ऐसी फीलिंग होती है, हम धीरे 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 उस सोच से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ग्रीफ दुख को ही कहा जाता है, सैडनेस है, लेकिन वो किसी की जाने के बाद। मेरे पास ऐसे कई युवा बच्चे आते हैं जो ब्रेकअप से गुजरते हैं। ब्रेकअप को ओवरकम करने के लिए कई बच्चों को, जो सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, उनको साल साल भर भी लग जाता है, और कई बार कई सालों तक वो उस व्यक्ति को भूल नहीं जाते, क्या करे समझ नहीं आता है ना। तो वो ग्रीफ है, उदासी आ जाती है, अचानक कोई कारण नहीं है, बट मुझे उदास महसूस हो रहा है, अकेले रहने का मन करता है, हाँ, एकांत का आनंद लेना और किसी से न मिलने की इच्छा होना, ये है आइसोलेशन। एकांत का आनंद लेना तो ये आध्यात्मिक प्रैक्टिस है, लेकिन अकेले रहूं मैं, किसी से मिलूं नहीं, किसी से बात नहीं करूं, हाँ, तब भी जब मेरी
मेरे एकांत को कोई तोड़ता है तब भी मुझे गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, कंफ्यूजन होता है, लाइफ में क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो भी गुस्सा आता है। डर और एंजाइटी की वजह से गुस्सा आता है। एंजाइटी का मतलब हमने समझा कि बहुत ज्यादा चिंता को हम लंबा खींचते हैं तो एंजाइटी फील होती है, पल्पिटेशन बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और फिर गुस्सा आता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और डर, डर के कारण भी गुस्सा आता है। डर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो बहुत सारे रीजन है, हम सभी ने आइडेंटिफाई किए हैं, हम रीजंस में नहीं जाए, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ अमृत वेला लेट या मिस होने से, हाँ अच्छा, हाँ सच होता कुछ है, बताते कुछ है। हाँ तो गुस्से के कई कारण हो सकते हैं। अच्छा अब कुछ फिजियोलॉजिकल और सोशल कारण देखते हैं हम गुस्से के, कि एक तो हमारे शरीर को हमें समझना होता है कि हमारे शरीर के किसी शारीरिक हमारे नियम जो पालन करनी चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, उसको ना पालन करने से कभी कभी हमें गुस्सा आता है। तो पहला रीजन है नींद की कमी होना। हम बाबा के बच्चे अक्सर इस बात को फेस करते हैं कि रात को देरी से सोए, कारण कुछ भी हो सकता है, हम बिजी थे सेवा में, परिवार की जिम्मेदारियां थी, हम देरी से सोए, लेकिन हमें उमंग उत्साह तो होता है सुबह जल्दी उठने का, तो हम 3 या 4 बजे उठ जाते हैं, अमृत वेला कर लेते हैं, बाद में सोने का टाइम नहीं मिलता है। दोपहर होते होते महसूस होता है कि मेरा गुस्सा बढ़ रहा है जो सामने आए उस पर बरस पड़ू तो वो किस वजह से होता है? नींद की कमी की वजह से। तो नींद ठीक से ना होना, अच्छा एक दिन की बात ठीक है कि नींद नहीं हुई, बट कई दिनों तक जब नींद ठीक से नहीं होती है तो वो गुस्सा ही नहीं परंतु अन्य सभी हेल्थ जो एस्पेक्ट्स है उसको इफेक्ट करती है नींद। अच्छा दूसरा क्या? एक्सपेरिमेंटिंग विथ फूड, जंक फूड और अनहेल्दी डाइटिंग। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम भोजन के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। आजकल लोग 16 घंटे का फास्ट करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, जूस फास्टिंग करते हैं, फ्रूट फास्टिंग करते हैं, बहुत सारे तरीके से भोजन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारे यूथ जो है, युवा, अपने वेट को कम करने के लिए बहुत सारे फूड एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन शरीर की आवश्यकता के अनुसार जब भूख लगती है और हम कुछ खाते नहीं हैं तो उस समय इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है ना। तो गुस्सा मुझे क्यों आ रहा है? अरे मैंने कुछ खाया नहीं है, भूख लगी है, मैं पानी पी पी के चल रही हूँ, तो मुझे गुस्सा जरूर आएगा। ऐसे समय पर आपको फिजिकल वर्क अगर कोई करने के लिए बोल दे या बोल दे कि ये काम अब आपको करना है, नहीं, क्यों? अपने बॉडी को समझकर हम अपने डाइट का प्लान, हेल्दी प्लान बनाएं। पहले अपने शरीर और मन को समझकर अपने डाइट का प्लान एक्सेप्ट करें। किसी के कहने पर वो उनको फायदा देता है इसलिए वो डाइट प्लान हम एक्सेप्ट ना करें। और जब भी भूख लगे और आपको पता है कि मुझे काम करना है तो फल खाएं, नींबू पानी पी सकते हैं या फिर हम कोई जूस ले सकते हैं, लेकिन बैठे और कुछ अपने शरीर को दे ताकि मुझे गुस्सा ना आए। कई बार काम इतना ज्यादा होता है कि हमें खाने का टाइम या बैठने का टाइम भी नहीं मिलता। नहीं, ऐसा मत करें, नहीं तो गुस्सा आए। दूसरा, जंक फूड खाने से भी, हम में से कोई जंक फूड तो खाता नहीं होगा, लेकिन हमारे बच्चे जो हमारे घरों में हैं वो जंक फूड ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, उनको देखकर भी हमें गुस्सा आता कि वो खा रहे हैं और हम नहीं खाते हैं कि ये अनहेल्दी खा रहे हैं, गुस्सा आता है ना। ओके, अच्छा, अनएक्सपेक्टेड प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, जब हमें कोई बीमारी होती है ऐसी जो जल्दी ठीक नहीं हो पा रही है तो नेचुरली किसी भी इंसान को गुस्सा आ सकता है, इरिटेशन हो सकता है, वो अपने बीमारी के कारण बेचारा गुस्से में है। फिर
लैक ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, कई लोग बहुत ज्यादा लंबे समय तक बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, एक्टिव नहीं रहते। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वो उनके पास कोई काम नहीं है, बस बैठे रहने का है, तो गुस्सा उस समय आ सकता है क्योंकि एक्टिवली बिजी नहीं है। ओके, सो हमें सारा दिन में कम से कम 8 से 9 घंटा एक्टिव रहने की आवश्यकता है। कुछ ना कुछ करें, हम बिजी रहे, नहीं तो हमें अनफ्रूटफुल डे होता है ना, जिसमें कोई भी हासिल नहीं किया मैंने, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि आज सारे दिन में क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, तो फिर गुस्सा आता है अपने ऊपर। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल रीजंस है। सोशल क्या है? अनफुलफिल्ड डिजायर्स, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई किसी ने मेरा कहना नहीं माना, मुझे ये चाहिए था, मुझे नहीं मिला, उसको मिला, मुझे नहीं मिला, कंपैरिजन हुई, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना होने से गुस्सा आता है। फिर दूसरों के साथ हमारे रिलेशंस अगर अनहेल्दी है, कड़वाहट भरे है, तो अनुभव ये कहता है कि बहुत सारे अच्छे रिलेशन है, लेकिन एक रिलेशन में कोई टक्कर है, तो वो रिलेशन हमें बार बार याद आता है और उसकी वजह से हमारा गुस्सा बढ़ता जाता है। हमारा तो अनुभव ये है कि कई लोगों को योग में वही लोग याद आते हैं जिनके साथ उनकी बनती नहीं है वही लोग दिखाई देते हैं। हाँ, बाकी सब कुछ भूल जाता है, तो कितना हावी हो जाता है रिलेशंस, है ना। हाँ, फिर कभी कभी हम अपनी बात कह नहीं पाते, जैसे कहना चाहते हैं वैसे कह नहीं पाते हैं, तो भी गुस्सा आता है। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। बाबा हमें रोज मुरली में सिखाते हैं कि बात ऐसे करो बच्चे, मीठे बोलो, धीरे बोलो, प्यार से बात करो, लेकिन हम अपनी बात दूसरों तक सही ढंग से न पहुंचाने के कारण हमें गुस्सा आता है। दूसरी बात, मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार जैसा हम किसी बात को या व्यक्ति को समझते हैं वो बात वैसी होती नहीं है, उसके पीछे कुछ और ही रीजन होता है और हम उसको गलत समझकर बर्स्ट हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, है ना। सो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, चाहे वो व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, उसको समझने में हमारी। अच्छा, और एक बात, हम ज्ञानी लोगों के लिए जो आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास करते हैं, ज्ञान की सही समझ ना होने से भी गुस्सा आता है। ज्ञान को सही ढंग से न समझने के कारण भी बहुत सारे, लंबी चौड़ी ये बातें हैं, बाद में करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है। इन्होंने ये करना चाहिए, इन्होंने ये करना चाहिए, इन्होंने ऐसा करना चाहिए, दूसरों से हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है तो गुस्सा आता है। और दूसरा है डिपेंडेंसी। अच्छा, कई माताएं मैं देखती हूँ उनको मोबाइल चलाने नहीं आता, बट है तो सही मोबाइल, अब वो अपने बच्चों के पास जाती हैं मुझे थोड़ा सा सिखा दो इसको कैसे करना है। अब ये छोटी छोटी बात के लिए उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इसलिए भी गुस्सा आता है कि सब लोग तो अच्छे से यूज कर रहे हैं, मुझे नहीं आ रहा है। और कई बार क्या होता है, हम कोई काम नहीं कर पाते हैं लेकिन दूसरे से ही करवाना पड़ता है। कई ऐसी चीजें होती हैं कि कई माताएं, उनको बाजार से सब्जी लानी है या कोई ग्रोसरी लानी है, तो बाहर जाना है, तो बेटे को गाड़ी चलानी आती है, बेटा ले जाएगा तब मैं जाऊंगी, तो गुस्सा आता है कि अरे ये लोग हमारी जरूरत को समझते नहीं। डिपेंडेंसी है, इसलिए गुस्सा आता है। अच्छा गुस्से को हम व्यक्त कैसे करते हैं, हमारी शारीरिक अवस्थाएं क्या होती है, हाँ, क्या साइंस होते हैं गुस्से को व्यक्त। देखो कि आंखें भींचना, हाथ खींचना, जोर से चिल्लाना, हाथों को ऐसे मरोड़ना, हाँ, बहुत बहुत सारे रिस्पॉन्सेस है। हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कई लोग तो केवल गुस्से की वजह से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं। हाँ, पसीना आता है। सबसे पहले हम अपने को हार्म करते हैं। हाँ, खुद को हार्म करना, सिर पीटना या खुद को दरवाजा पटकना जोर से, ये भी एक गुस्से का साइन है। दांतों को भींच कर चबाना,
कई लोग नाखून चबाते हैं गुस्से में, बहुत गुस्सा आता है, व्यक्त नहीं कर पाते, नाखून चबाते हैं, है ना। और क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सभी जानते हैं, है ना। सो व्यक्त करने का तरीका। अब क्या परिणाम क्या होते हैं गुस्से के हमारे ऊपर? सारे सारे बुरा असर सारे बुरे परिणाम गुस्से से हम पर होते हैं। भूखे रहना भी गुस्से का, कोई लिख रहे हैं भूखे रहना भी। हाँ ठीक है, तो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हार्ट डिजीज है, स्लीप डिसऑर्डर है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, ईटिंग डिसऑर्डर्स है, स्ट्रोक राइज है, लो इम्यूनिटी है, डिप्रेशन है। कई लोग खाने के एक्सपेरिमेंट करने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं, और बीमारी ये एक विशिष्ट साइकिल है, ये सारी चीजें एक के पीछे एक है। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है जिससे कि हम हेल्दी फील कर सकते। सबसे पहले है नींद, अच्छी नींद लेना हमारा हक है, नहीं मिलेगा तो आप आज या कल हर सारी नेगेटिव अनहेल्दी चीजों से क्रॉस होते जाएंगे, इसीलिए नींद अच्छी चाहिए। दूसरा, फूड, भोजन हेल्दी, और 3 टाइम भोजन जरूर ले। और तीसरा है एक्सरसाइज, एक्टिविटी। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी, किसी न किसी प्रकार की, प्राणायाम है, योगासन है, वॉकिंग है, या और भी कई तरह के तरीके हैं जो आधा से पौना घंटा मुझे एक्सरसाइज में जरूर बिताना है। अच्छा, अब ये बहुत सारी डिटेल बातें हैं। देखिए, गुस्से को हम किन किन चीजों को जोड़ने के कारण हमारे शरीर पर क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहला है स्ट्रेस। गुस्से से टेंशन बढ़ता है, बार बार विचार आते हैं गुस्से के, तो टेंशन बढ़ता है, स्ट्रेस, तनाव बढ़ता है। तो तनाव जब गुस्से के साथ मिक्स हो जाता है, स्ट्रेस, एंगर, जेलसी, एनवी एंड फ्रस्ट्रेशन, इन सभी चीजों से लीवर और गॉल ब्लैडर को अफेक्ट होता है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी इन बातों को समझेंगे क्योंकि हमें सॉल्यूशंस पर ज्यादा टाइम देना है। स्ट्रेस, एंगर, हेट, ईर्ष्या और नफरत, इम्पेशंस एंड क्रुएलिटी, वो अफेक्ट करता है आपके हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन पर। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अफेक्ट होता है स्ट्रेस, एंगर, हेट, इम्पेशंस और क्रुएलिटी को। अब चौथी बात है स्ट्रेस, एंगर, हेट, वरी, एंजाइटी और मिसट्रस्ट, वो इफेक्ट करता है हमारे स्प्लीन, स्टमक और पेनक्रियास पर। स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन और सैडनेस अफेक्ट करता है हमारे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन पर। किडनी और ब्लैडर अफेक्टेड होता है स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सैडनेस एंड फियर। फियर से हमारे स्टमक को अफेक्ट होता है। जल्दी जल्दी हम इसे पूरा करते हैं, हमें सॉल्यूशंस पर जाना है। चलिए, अब हमने गुस्से को इतना ज्यादा अच्छी तरह से चारों दिशाओं से समझ लिया। अब गहरी और लंबी सांस ले, बैठ जाए आराम से, रिलैक्स करें अपनी बॉडी को, पांव से लेकर सिर तक अपने शरीर को अच्छी तरह से महसूस करें। और एक बार मन में अपने आप से कहें, मैं रिलैक्स हूं, रिलैक्स हूं, मैं बिल्कुल आरामदायक स्थिति में हूं। गहरी और लंबी सांस ले, अपना पूरा ध्यान सांसों पर एकाग्र करें। बाहर से अपने ध्यान को हटाकर अपने भीतर की ओर ले जाएं। मेरे भीतर एक बहुत बड़ी और बहुत सुंदर दुनिया है, महसूस करें उसे। उस दुनिया को अच्छी तरह से महसूस करें।
मेरे भीतर की दुनिया में संपूर्ण सकारात्मकता है, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो रही है। उस पॉजिटिव एनर्जी को फील करें, भीतर से शक्ति को महसूस करें। गहरी सांस लेते हुए अपने कॉन्शियसनेस को, विचारों को मस्तक के बीच आत्म ज्योति पर एकाग्र करें। So positivity and power and feeling, मैं अंदर से उन दोनों शक्तियों का एहसास कर रही हूं। जैसे मेरे शरीर में रक्त प्रवाह है, उसी तरह सकारात्मकता और शक्ति का प्रवाह मैं महसूस कर रही हूं। ये रिसोर्सेस परमात्मा और प्रकृति ने मुझे दिए हैं। पॉजिटिविटी एंड पावर फील कीजिए। अब हम तीसरे रिसोर्स की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पीस। सो भीतर से पूर्ण शांति को महसूस कीजिए। मेरे अंदर शांति की शक्ति है, उसे महसूस करें। बहुत शांत, शीतल, calmness महसूस करें हम। पीस, पॉजिटिविटी एंड पावर, तीन शक्तियों को मैं अपने भीतर महसूस कर रही हूं। अब मुझे सोचना है कि अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं उसको कैसे कम करूंगी या खत्म करूंगी। मेरे पास ये तीन शक्तियां भीतर में है, शांति, सकारात्मकता और शक्ति। मैं अपने गुस्से को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए इन तीन टूल्स का कैसे इस्तेमाल करूंगी, सोचिए। लास्ट जो परिस्थिति देखी आपने, जिसमें आपको गुस्सा आया था, सोचिए कि कैसे शांति की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते थे। कैसे सकारात्मकता को यूज कर सकते थे। गहरी सांस ले, अपने भीतर की दुनिया में फिर से उन तीनों ही शक्तियों को महसूस करें। ये खजाना मेरे पास है, जब भी जरूरत होगी मैं इन्हें इस्तेमाल करूंगी। ओके, सो आपने सोचा होगा कि अब जब मुझे गुस्सा आएगा, पहले भी मुझे आया, तीन शक्तियां, सकारात्मकता, शांति और शक्ति, तीनों की ही शुरुआत एस से होती है। सकारात्मकता, शांति और शक्ति, और इंग्लिश में भी तीनों शब्द पी से ही शुरू होते हैं। पीस, पॉजिटिविटी एंड पावर। ठीक है, तो हमने बहुत सारी, हमारे पास तरीके हैं। हाँ, अगर हम टूल्स का
जब आपको कोई काम करना होता है ना किचन में, तो आप सारे बर्तन उठाते हैं ना इधर उधर से, लो अब क्या क्या चाहिए निकालो। तो वैसे गुस्से के साथ डील करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप कौन सा तरीका अपनाते हैं? लिखकर या हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं कि मैं कौन से तरीके से अपने गुस्से को डील करती हूँ या काबू करती हूँ। पीस, पॉजिटिविटी एंड पावर। कोई स्पीकर ऑन करके कोई भी बताना चाहे तो बता सकते हैं। आप में से जो भी बताना चाहते हैं अपना हैंड रेज करें ताकि हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं। मैं अपने गुस्से को किस तरह से मैनेज करती हूँ? हाँ, तरीका पता होता तो कुछ तो तरीका होगा आपके पास आपके अपने गुस्से पर काबू करने का, बताएं। दीदी, मैं अपने आप को सम्मान देती हूँ कि मैं शांत स्वरूप हूँ और मुझसे शांति की वाइब्रेशन निकल के सामने वाली आत्मा को जा रही है, वो भी बहुत शांत अच्छा जा रही है। जी, बहुत अच्छा, बोलिए बोलिए आप। वो वाइब्रेशन को सामने वाली आत्मा को देती हूँ शांति की, ताकि वो भी शांत हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, यह एक तरीका है। और कोई तरीका बताना चाहते हैं? आप में से कोई अगर और कुछ बताना चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओम शांति। जी, मेरा गुस्सा आता है और मैं बोल भी देती हूँ और कोई पुरानी बात भी बोल देती हूँ, लेकिन बाद में शांत हो जाती हूँ एकदम, अपने आप को ही मतलब बाबा की बच्चा हूँ ये सोच के शांत हो जाती हूँ। फिर बाद में आराम से प्यार से समझाती हूँ कि ये उम्र नहीं है गुस्सा करने की, अपने स्वास्थ्य का देखना है, बच्चों का जो टाइम है उनका चलने दो, उनके बीच में नहीं बोलना। ये मतलब इस तरह से समझाती हूँ, अपने मन को भी और इनको भी समझाती हूँ। गुस्सा दो ही लोग हैं घर में, दो ही लोग पर होता है और कोई अच्छा। नहीं है ऐसा। हाँ, तो ये चीज मैं पहले मतलब ये मान इस चीज को कर लेती हूँ कि हमारा ये एज नहीं है कि हमें इतना गुस्सा करें, किसी बात को लेकर बड़ा कर दें, इसको भी विस्तार में आपस में करते रहें, तो उसी टाइम पे खत्म हो जाता है, दूसरे दिन शांति रहती। जी, किसी ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है, आई वॉन्ट टू से समथिंग। आप स्पीकर ऑन करके कह दीजिए। कर दिया है उन्हें। रियलमी नार्जो से, हाँ जी बोलें। अभी अभी मैंने सीखा है आप ही लोगों से कि जब भी मुझे गुस्सा आता है, मैं दो बातें सोचती हूँ कि ये जो मैटर है रियल में कितना वर्थफुल है मेरा गुस्सा करने के लिए। अगर मैं गुस्सा करती हूँ इसके ऊपर ये मैटर पे, तो इसका असर मेरा हेल्थ पे, मेरा मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे क्या पड़ेगा। उसके बाद मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाती हूँ, वो मैं सोच रही हूँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा तरीका है आपका। हाँ, थैंक यू। पहले मैं खुद शांत रहती हूँ, जब वो शांत रहते तो फिर बोलती। वेरी गुड। ड्रामा रिपीट हो रहा है, उसे साक्षी बनकर देखना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा। हम सबको नॉलेज है कि हमें कैसे अपने गुस्से पर काबू पाना है, लेकिन हम कुछ और तरीकों को देखेंगे जिससे कि हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। आइए, तो सबसे पहली बात है कि जो कुछ मेरे कंट्रोल में है मैं उसको बदल सकती हूँ, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे मैं बदल नहीं सकती हूँ। तो क्या क्या मेरे कंट्रोल में है? हाँ, मेरी मर्यादाएं, मेरे विचार और मेरे एक्शंस मेरे कंट्रोल में है। मेरा जो गोल, मतलब सारे दिन का मैंने अपने लिए जो निश्चित किया हुआ गोल है वो मेरे सामने है, मेरे हाथ में, उसको मैं फॉलो कर सकती हूँ। मेरी दिनचर्या है या मुझे क्या अचीव करना है पुरुषार्थ में, ज्ञान में, अपने व्यवहार में, ये मेरे हाथ में है। What I give my energy to, मुझे अपनी ऊर्जा, शक्ति किस में लगानी है, ये मेरे कंट्रोल में है। मैं अपने आप के साथ कैसे बात करूं, मैं दूसरों के साथ कैसे बात करूं, ये मेरे कंट्रोल में है, वो भी मेरे कंट्रोल में। लेकिन सबसे पहले मैं अपने आप के साथ कैसे बात करूं, हाउ आई हैंडल चैलेंजेस, मैं सोचूं कि मेरी ये चुनौती है, मैं उसको कैसे हैंडल करूंगी।
और मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है? सबसे पहली बात, जो बीत चुका है, जो पास्ट है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उसे बदल नहीं सकती। इसीलिए उसको बाबा क्या कहते हैं? पास्ट को पास्ट करो, पास करो, भूल जाओ, बीती को बिंदी लगाओ। फिर भविष्य, भविष्य मेरे थोड़ा सा कंट्रोल में है। कैसे? अगर मैं अपने वर्तमान को अच्छे से जीती हूँ और अच्छे से बिताती हूँ तो मेरा भविष्य निश्चित सिक्योर है। तो भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय मैं आज पर अगर फोकस करूं, कल मुझे पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, मेरे पास आज है, मैं आज पर फोकस करूं तो फ्यूचर मेरे कंट्रोल में नहीं है। दूसरों के व्यवहार, उनके कर्म मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उनको रोक नहीं सकती हूँ। दूसरों के विचार, उनके मत जो है उसको, उनके ओपिनियंस को मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरे आसपास क्या हो रहा है, प्रकृति में क्या हो रहा है, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, मेरे कंट्रोल में है? नहीं। चलो, फिर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव, मेरे कंट्रोल में नहीं है। कई चीजें हैं, बाहर कुछ हो रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं। बहुत शोर चल रहा है, मुझे योग करना है और बहुत आवाज हो रही है बाहर, तो मेरे कंट्रोल में है? नहीं है। तो उस समय क्या करते हैं आप, जब बहुत शोर होता है आसपास और आपको योग करना होता है, क्या करते हैं? हाँ, कुछ करते हैं उपाय? दीदी इग्नोर करते हैं, और अब तो महसूस ही नहीं होता कि बाहर इतना शोर हो रहा है, बिल्कुल महसूस नहीं होता। इतनी आवाज के कंस्ट्रक्शन साथ चल रही इम्यून है, हो गए। कंस्ट्रक्शन चल रही है, हम आपको इतने ध्यान सुन रहे हैं, लग ही नहीं रहा बाहर कुछ हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये मेरे हाथ में है? नहीं। तो मुझे वो भी, उसके बारे में भी नहीं सोचना है। मैंने अपना पुरुषार्थ किया, बट मुझे जितना चाहिए उतना फल नहीं मिला, मेरे हाथ में है? नहीं। ठीक है, प्रकृति है, ड्रामा है, मैंने अपने पूरी प्रयास किया, लेकिन मेरे हाथ में क्या है? जो फल मुझे मिला उसमें संतुष्ट रहे, है ना। दूसरे अपना खुद का ध्यान कैसे रखते हैं, ये मेरे हाथ में नहीं है, वो उनका अपना सब्जेक्ट है। तो मेरे कंट्रोल में जो चीज नहीं है, उस चीज के बारे में मुझे सोचना नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, मैं जल्दी जल्दी आपके लिए पढ़ती हूँ। जब भी हम बोलते हैं उसके पहले सोचे, बोलने से पहले सोचे, गुस्सा करने से पहले एक आधे सेकंड का या 1 सेकंड का ब्रेक ले, रुक जाए, रुक जाए और सोचे कि मैं किस तरह से अपने गुस्से को प्रकट करने वाली हूँ। इसको बंद कर दीजिए। हाँ, कि बोलने से पहले सोचे। जब गुस्सा आता है तब उस समय बात ना करे, उस समय अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त ना करे, लेकिन थोड़ा रुक कर, जब सब कुछ शांत हो जाए, बैठे। फॉरेनर्स लोग यहाँ आते हैं ना, तो मैं देखती हूँ वो लोग कहते हैं, क्या मैं 1 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? ठीक है, बात करते हैं और फिर कहते हैं, आपने ये जो किया ना वो सही नहीं लगा मुझे, है ना। प्यार से बात करते हैं, बात करके बात को पूरा करते हैं। देन थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, गुस्सा आए तो थोड़ा सा कूदे या एक्सरसाइज करें या प्राणायाम करें, थोड़ा सा टाइम आउट ले। जैसे आप लोग सारा दिन घर में बिजी रहते हैं, काम में बिजी रहते हैं, निकल जाए कहीं बाहर, या तो बाबा के कमरे में चले जाए, बैठ जाए शांति से, निकल जाए कहीं बाहर सब्जी लेने के लिए, ग्रोसरी लेने के लिए, किसी फ्रेंड को मिल ले, बात कर ले, टेक टाइम आउट, आइडेंटिफाई पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब गुस्से को शांत करने के कौन से अलग अलग तरीके हो सकते हैं उसको समझे। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, स्टिक विथ आई स्टेटमेंट। जब हम गुस्सा व्यक्त करते हैं तो कहते तूने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, इसलिए मुझे गुस्सा आया, तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि आई एम अपसेट दैट यू लेफ्ट द टेबल विदाउट ऑफरिंग टू हेल्प विद द डिशेस,
तुमने मुझे बर्तन साफ करने में मदद नहीं की, इसलिए मुझे थोड़ा सा अपसेट फील हो रहा है ना। अपने आप को मुझे क्या महसूस हो रहा है वो स्पष्ट शब्दों में सामने वाले को कह दे। ग्रज किसी के साथ नहीं रखिए कि भाई हो गई कोई बात, किसी ने किया, उसके लिए मन में सोच कर नहीं रखिए कि मैं समय आएगा बता दूंगी, मैं समय आएगा उसको ठीक से मजा चखाऊंगी, वो ग्रज नहीं रखिए। यूज ह्यूमर टू रिलीज टेंशन। कोई अच्छा सा जोक कौन सुनाएगा? अच्छी बात कोई सुनाएगा? मजे की बात? हाँ, मजे की बात कोई सुनाएगा? अच्छा, मैं सुनाती हूँ। एक पति हर रोज घर पे आते थे काम से थके हारे, तो पत्नी पानी का गिलास लेके आती थी और बैठकर सामने उनको कहती थी, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज आपकी माँ ने ये कहा, आपके पिताजी ने ये कहा, बच्चों ने इस तरह से परेशान किया, सारी पोटली खोल के बैठ जाती थी। ऐसे ही करते हैं ना हम। तो पति बेचारा परेशान हो जाता था। वो एक दिन कहा कि तुम कुछ अच्छी बात सुनाओ ना, तुम्हारे पास कोई अच्छी बात सुनाने के लिए नहीं है क्या? कुछ अच्छा हुआ है वो सुनाओ। अब वो अपना स्ट्रेस रिलीज कर रही थी उनके सामने सब कुछ। तो पत्नी ने कहा, अच्छा मैं एक अच्छी बात सुनाती हूँ। कहा कि आपको पता है ना हमारे 4 बच्चे हैं। जी पता है। तो तीनों बहुत अच्छे हैं, तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बच्चा जो हमारा फलाना बच्चा है वो आज गिर गया साइकिल चलाते हुए, उसको चोट आई, मैं उसको हॉस्पिटल में ले गई, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करके आई और अब आपके सामने में बैठी हूँ। आराम से हंसते हुए उसने ये बात बता दी, तीनों बच्चे हमारे बिल्कुल ठीक है। देखिए, थोड़ा सा शेयरिंग में चेंज किया तो बात वही है, उन्होंने वही बात कही लेकिन आराम से, धीरे से और थोड़ा सा हल्का करके, तो बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। और कई बार छोटी बात जब हम उसको बताने का तरीका हमारा ऐसा होता है वो बड़ी हो जाती है। तो ह्यूमर को जरूर यूज करना है, हंसते रहना है। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन स्किल्स, वो मैं आगे बताऊंगी क्या रिलैक्सेशन स्किल्स है। नो व्हेन टू सीक हेल्प। अब कई बार हमें ये पता नहीं चलता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या मैं अपने आप से डील कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। तो हम जैसे लोगों की हेल्प ले सकते हैं, आप अपनी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, अपने घर के किसी बुजुर्ग अच्छे समझदार व्यक्ति की हेल्प ले सकते हैं। ओके, अच्छा, अब इमीडिएटली गुस्सा शांत करने के लिए उस समय पर 1 से 10 तक गिनती करें या उल्टी गिनती करें, 10 से 1 तक गिनती करें। गिनती करने से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है सोचने का कि मुझे कैसे व्यक्त करना है ना। पानी का एक गिलास पी लीजिए, गहरी और लंबी सांस लीजिए। मैंने जब भी आपको मेडिटेशन या रिफ्लेक्शन कराया तो मैंने सबसे पहले क्या कहा, गहरी और लंबी सांस लें। कितना भी तनाव मन में है, शरीर में कितना भी स्ट्रेस है, थकान है, अगर आप बैठकर 2 लंबी और गहरी सांसें लेते हैं तो मन का स्ट्रेस, मन के अंदर का गुस्सा, शरीर के अंदर की थकान, सब कुछ रिलैक्स हो जाती है। इसलिए लंबी और गहरी सांस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने आप को शांत करें और जनरली अपने गुस्से को शांत करने की एक्सरसाइज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम और एक्सरसाइज या योगा आप रेगुलर करते हैं, आधा घंटे से 45 मिनट, किसी भी उम्र के हो आप, नो प्रॉब्लम। अगर प्राणायाम और योगासन आधा घंटा भी आप करते हैं तो आपके गुस्सा अपने आप शांत होने लगता है। तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे गुस्से को शांत करने के। अगर कभी हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है, गुस्सा आ रहा है, तो किसी के साथ बात कर लें। सुनीता बहन को पता है, जब भी कभी उनको परेशानी होती है, मैसेज लिखती है, बात करनी है, फोन करके बात कर लेते हैं। तो किसी फ्रेंड से बात करें, किसी के साथ शेयर करें, अपने परिवार से
बात करके शेयर करें अपनी बात को, लेट गो करें। कई चीजें हम बहुत ज्यादा मन पर ले लेते हैं, छोटी छोटी बातें लेट गो करते हैं। फिर परिस्थिति जो बिगड़ी हुई है उसको सुधरने का समय दे, समय दे। देखिए, टाइम एंड स्पेस इज द बिगेस्ट हीलर कहा जाता है। टाइम खुद को दे और स्पेस दूसरे व्यक्ति को दे, सुधरने का चांस दे। खुद को टाइम दे, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कल मैं एक बच्ची से बात कर रही थी, कुमारी से, तो मैंने उसको कहा, उसने कहा मैं क्या करूं, ये सिचुएशन ऐसी। मैंने कहा आप कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए उस सिचुएशन को, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। इस समय मैं आपको एक रियलिटी, एक फैक्ट बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में अपने शरीर को हील करने की पूरी एनर्जी है, और नेचर में जो भी कुछ बिगड़ा हुआ है उसे ठीक करने का अपना एक तंत्र है। हमारे रिलेशनशिप में अगर कोई कुछ चीज बिगड़ी हुई है तो उसको भी एक टाइम के बाद वो ठीक होता है। तो रियलिटी क्या है? ठीक होना, ये रियलिटी है। मेरा शरीर भी ठीक होगा, मेरा मन भी ठीक होगा। सो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सिचुएशन क्या है? अच्छाई, ठीक होना। जो बीमारी है, तकलीफ है, वीकनेस है, गुस्सा है, वो थोड़े टाइम का है। तो थोड़ा सा इंतजार करे, कुछ नहीं करे, बस चुप हो जाए। तो बाबा कहते हैं ना, एक चुप, एक चुप, बोलो आगे बोलो, 100 सुख। एक चुप 100 सुख। चुप रहो, साइलेंस में रहो, शांति का अनुभव करो। बाबा कहते हैं ना, बोलने से पहले सोचना है, तो बाबा कहते हैं मुख में मुलहरा डालो। मुलहरा माना एक मुलेठी आती है, आपको पता है मुलेठी? मुलेठी एक इतनी आयुर्वेदिक डंडी होती है जो पंसारी के दुकान में मिलती है। अगर हम मुंह में डालते हैं तो मीठी मीठी लगती है, गले में मिठास महसूस होती है। किसी को खांसी आती है, गले में खराश है, तो मुलेठी मुंह में रखते हैं। अब मुलेठी मुंह में है तो बोलेंगे कैसे? नहीं बोल सकते ना। तो बाबा कहते हैं मुख में मुलहरा डाल दो, है ना। ओके, अच्छा, अब हम लास्ट में थोड़े से स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस भी देखते हैं। बाबा हमें कहते हैं फुल स्टॉप करो, बात को खत्म कर दो, फुल स्टॉप रखो। ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस हम धीरे धीरे आगे के सेशंस में करेंगे कि बात को खत्म करना, जिसको हमने शुरू किया है उसे खत्म करो, छोड़ दो, खत्म, फुल स्टॉप। उसके बाद उसके बारे में ना सोचना है ना बोलना है, खत्म। तो फुल स्टॉप करने की प्रैक्टिस जो स्पिरिचुअल ज्ञान की स्टडी करते हैं उनको है एक्सेप्टिंग द पार्ट ऑफ द पर्सन इन द ड्रामा। ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है। 90% लोगों को आप संतुष्ट कर सकते हैं, 10% लोग ऐसे होंगे जो आपसे हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, आपको इरिटेट करेंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे। उनको छोड़ दो, किनारा कर लो। शांति दीदी, वो बिल्कुल साथ रहते हैं, वही लोग सिर्फ साथ रहते हैं हमारे। साथ रहते हैं ना, तो साथ रहते हुए भी डिटैचमेंट की प्रैक्टिस, देखो मैंने यहाँ दिखाया प्रैक्टिस डिटैचमेंट। वो उनकी लाइफ जी रहे हैं, मैं मेरी लाइफ जी रही हूँ। मैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही। हम अब एक उम्र आती है हमारे जीवन में जब हम अपनी लाइफ जी लें, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें। उनकी स्पेस वो एंजॉय करें, अपनी स्पेस हम एंजॉय करें। तो डिटैचमेंट की प्रैक्टिस है बहुत बहुत। प्रैक्टिस पॉजिटिविटी, पीस एंड पेशेंस, धैर्यता। हमने ऊपर 3 शक्तियां देखी ना, पीस, पॉजिटिविटी, पावर। उसमें से और एक चीज डालनी है, वो है पेशेंस। Didi, but after learning all this and after coming in Gyan also, like we are practicing, but it's very difficult जब कुछ जैसे बाबा के महावाक्य में भी आता है, सकार मूल्य भी पढ़ रहे हैं, वक्त मूल्य, क्या ये ऐसा क्या है हमारी बुद्धि में? But it's very difficult to put full stop. बाबा कहते हैं not and dot, है ना? But जब हमारी हमने देखा अभी भी इस चीजों में फुल स्टॉप लगाना बड़ा मुश्किल लगता है। ज्ञान में आके दूसरे को समझाना बड़ा इजी लगता है हमें। किसी को भाषण देना हो, तुम ऐसे मत बोलो अपने घर के लिए, अब तुम ज्ञानी आत्मा। अपने लिए जब वो होता है, इट्स वेरी बाय दिस दीदी, बाय। जी बिल्कुल सही कहा आपने।
तो दीदी, एक उसका तो अपने एक लिए कीवर्ड लगा मैं दिया। आपको देना चाहती हूँ, Reading कीवर्ड। बिल्कुल सही कहा, हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, अभी कोई बात नहीं। तो अभी ये कीवर्ड है, किसने जी। पूछा था ये सवाल, कौन बता सकता है? नाम जरा बताइए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। यशा बहन ने पूछा है, यशा हाँ? बहन ने, यशा सिस्टर ने पूछा है दीदी। यशा जी, कीवर्ड मैं आपको देना चाहती हूँ, वो कीवर्ड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आज मैंने फुल स्टॉप लगाना चाहा, नहीं लगा, कोई बात नहीं, कल फिर से मैं लगाऊंगी। प्रैक्टिस हर चीज की, मुझे कल नहीं लगा, कल 50% लगा, परसों मैं फिर लगाऊंगी। 4 या 5 दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं कर पा रही हूँ। ओके, सुमन जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? यस दीदी, हम यही बोल रहे थे कि फुल स्टॉप ये सोचकर लगाएं कि हम अपने लिए लगा रहे हैं, हाँ जी, उनके लिए नहीं, अपने लिए सोच के लगाओगे तो एकदम लग जाता है, फिनिश, बाहर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं थोड़ी सी एक 4-5 टिप्स जो आपको स्पेशली शेयर करना चाहती हूँ, अपने मन को शांत, तुरंत शांत करने का कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है, आप लेट जाए, आराम से लेट जाए, 10 मिनट का टाइम खुद को दे और लेट कर अपने शरीर के हर एक अंग को देखते हुए मन से, पैरों की उंगलियां, पैर, एंकल जॉइंट्स, काफ मसल्स, नी जॉइंट्स, थाइज, स्टमक, बैक, चेस्ट, हर एक अंग को देखते हुए मन में बात करें, रिलैक्स, 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 रिलैक्स। एक एक अंग को देखते हुए रिलैक्स करें। इसको प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहते हैं। ये बहुत अधिक, तुरंत हमें मन शांत हो जाता है, शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है 5 मिनट के अंदर। हाँ बिल्कुल, सचिन भाई कराते हैं ये। ओके, सो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। दूसरा तरीका है डीप ब्रीदिंग। दूसरा तरीका है डीप ब्रीदिंग, गहरी लंबी, इसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। 1 2 3 4 कहते हुए मन में सांस भीतर ले, 4 काउंट तक भीतर में सांस को होल्ड करके रखे और 4 काउंट तक सांस को बाहर छोड़ दे। 1 2 3 4, इनहेल, होल्ड द ब्रेथ, 1 2 3 4 and exhale, 1 2 3 4, लॉन्ग एक्सलेशन करें, गहरी, अंदर में जो श्वास छोड़ना है उसे लंबा छोड़ते जाएं। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा, ये बहुत अच्छा तरीका है खुद को तुरंत काम डाउन करने का। रात को सोने से पहले अपने पैरों को साफ धो ले और कोई भी ऑयल या क्रीम, थोड़ा सा पिंच ऑफ ऑयल, पिंच ऑफ क्रीम लेकर अपने पैरों के तलवों की मालिश करें और हाथों से उनको थोड़ा सा दबाएं। और अगर उसके पहले आप 10 मिनट का गर्म पानी का सेक ले सकते हैं, नमक पानी का, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। सो पैरों की मसाज सोने से पहले। फिर हम सभी को पता है, लेटर लिखना, खुद को लेटर लिखना सबसे पहले, दूसरा है बाबा को लेटर लिखना, तीसरा है जिस व्यक्ति से हम खफा या नाराज है उस व्यक्ति को भी हम लेटर लिख सकते हैं। और यहाँ तो एक बहुत सुंदर तरीका बताया है कि खुद को अप्रिसिएट करने वाला, एनकरेजमेंट करने वाला, खुद के साथ कंपैशन शो करने वाला। हम बात करेंगे आगे चल के सेल्फ कंपैशन की, कि कैसे खुद को कंपैशन देना है। तो इस तरह का लेटर लिखिए। फिर अपनी आंखों को बंद कर ले और अपने मन को शांत करें और अंधेरे को देखें, अंधेरे को महसूस करें। अभी हम ट्राई कर सकते हैं, सभी अपना हाथ रब करें, हाथ रब करें आराम से और कप को आंखों पर रखें, आंखों पर रखें और पूरे अंधेरे में आंखें खोलें, अंधेरे में आंखें खोलें, पलकें झपकाएं अंधेरे में, बहुत आराम मिलता है, मन शांत हो जाता है।
और जब थोड़ा समय हम आंखों को बंद करके अंधेरे को देखते हैं तो वो भी फर्क पड़ता है। और फिर हमारे पास एक बहुत सुंदर तरीका है राजयोग मेडिटेशन। भगवान का शुक्रिया अदा करें, बाबा को थैंक्स करें, बाबा से बातें करें। तो ये सारी चीजें हम आगे चल के देखेंगे। और फिर हमें क्या करना है, गूगल करना है अंदर में। हम हर चीज जो हमें स्टक होते हैं कहीं भी गूगल पे जाके चेक करते हैं ना, और गूगल क्या करता है, अंदर में अपनी मशीनरी घुमाकर हमें राइट आंसर देता है। उसी तरह हम सबको अपने भीतर में गूगल करना है, क्योंकि सारे आंसर्स जो है हमारे भीतर है। ओके, तो बाबा ने हमें गूगल करना सिखाया है। और बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम कोशिश करो, मैं हूं ना। ठीक है, थैंक यू। तो आज का क्लास शायद मैंने लंबा खींचा, कोई बात नहीं। ओके, तो यहीं पर हम अपना क्लास खत्म।